हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ में चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर के बारे में। तो यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और ये जो चैप्टर है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत इजी चैप्टर है। इजी चैप्टर है जिसमें आपको सिर्फ मेनली क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, जैसे √2 को प्रूव करना, यानी प्रूफ वाले क्वेश्चन आपको आते हैं बेसिकली 3 मार्क्स के में। और 3 मार्क्स में आपको क्वेश्चन ये पूछ लिए जाते हैं। तो 3 मार्क्स यहाँ से आपको मिल जाएंगे और आपको 3 मार्क्स 1 मार्क्स MCQ में आ जाएंगी और 2 मार्क्स आपको शॉर्ट में क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो यहाँ से आपका 6 मार्क्स का चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो आपको 3 मार्क्स डायरेक्टली √5 या √2 या प्रूव करने वाला आता है, जैसे कि आपको इरेशनल नंबर को क्या करना है, प्रूव करना है। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं आपके NCERT बुक से। तो NCERT बुक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर को समझने के लिए हमें 3 चीज चाहिए। सबसे पहले आनी चाहिए कि फैक्टर्स क्या होती हैं, दूसरा है प्राइम नंबर क्या होती हैं, और तीसरा है आपकी कंपोजिट नंबर क्या होती हैं। तो ये जो तीनों चीज अगर जिसको आता है तो उसके लिए जो चैप्टर कैसा लगेगा, इजी लगेगा। अगर नहीं आता है, आपने क्लास 9 में इसको अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो इस जो लेक्चर में हम लोग इसको हम डिटेल्स में कवर करेंगे। इसीलिए ये जो वीडियो है इम्पोर्टेंट है, आप इसको मिस नहीं कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपने क्लास 9 में क्या पढ़ा था। तो क्लास 9 में आपने रियल नंबर को पढ़ा था। रियल नंबर क्या होते हैं, देखिए सिंपल शब्द में क्या है, वे नंबर जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, डॉट 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 इंफिनिटी तक। इधर ही -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, डॉट 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 माइनस इंफिनिटी तक। और इरेशनल नंबर यानी इसमें रियल नंबर आते हैं, इरेशनल नंबर आते हैं। तो रियल नंबर में बेसिकली इरेशनल नंबर भी आते हैं। इरेशनल नंबर को भी हमने क्या किया था क्लास 9 में, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया था। क्या किया था, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया था, जैसे √2 को किया था। तो हमने देखा था क्लास 9 में √2 को रिप्रेजेंट किया था नंबर लाइन पे, 3 को किया था, 5 को किया था। और इस चैप्टर में इसको हम प्रूव करेंगे और यहीं से डायरेक्टली क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चैप्टर हो जाता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। समझने से पहले हम समझते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है। देखते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। मान लीजिए 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स क्या होती हैं, जितने भी पॉजिटिव नंबर होती हैं, निगेटिव नंबर होती हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। मान लीजिए 2 पॉजिटिव इंटीजर है A और B, और B जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो एक यूनिक इंटीजर एग्जिस्ट करता है Q एंड R, और Q A इक्वल टू क्या होता है, BQ प्लस R। ठीक है, तो R जो होनी चाहिए वो B से छोटी होनी चाहिए और 0 से बड़ी या 0 के बराबर होनी चाहिए। तो मान लीजिए A है, ये B है, तो यहाँ पे Q देगा और यहाँ पे R लगेगा, और इसका रिलेशन क्या होता है, ये होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, यही क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा का फॉर्मूला है। और R जो होता है हमेशा नॉन निगेटिव होता है, यानी पॉजिटिव होता है। ठीक है, और हमेशा B से छोटा होता है। R जो होता है वो हमेशा B से छोटा होता है, ये याद रखना है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, ये जो 10 है, 10 यहाँ पे क्या है, A है, और 3 क्या है, यहाँ पे B है, और ये 3 क्या है, यहाँ पे Q है।
और ये क्या है, आर है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और फॉर्मूला क्या होता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो हम इसको 10 इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 1, ये हो जाएगा 10। तो ये आपका वेरीफाई हो जाएगा कि आपका आंसर जो है वो क्या है, सही है। और ध्यान रखना है कि जो r होता है b से छोटा होता है। यहाँ पे देखिए r क्या है, 1 है, और b क्या है, 3 है। तो r क्या है, b से छोटा है, यानी r1 जो है वो 3 से छोटा है। ठीक है, जब हम a को b से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे मैंने बताया a को मैंने b से डिवाइड किया, तो हमें क्या मिलती है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर मिलती है। और r जो होता है रिमाइंडर होता है, और b से हमेशा छोटा होता है। r ऑलवेज लेस देन b होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम का इस्तेमाल हम करते हैं एचसीएफ को फाइंड करने में। एल्गोरिदम क्या होता है, कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है या मेथड होता है, यानी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस या मेथड को हम क्या कहते हैं, एल्गोरिदम कहते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड द लार्जेस्ट नंबर। तो चलिए हम इसको एग्जाम्पल से यहीं पे समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो नंबर है 180 और 144। इसमें से लार्जेस्ट कौन है, ये है लार्जेस्ट नंबर और ये है स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, तो हर डिवाइड द लार्जेस्ट नंबर बाय द स्मॉलेस्ट नंबर। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे लार्जेस्ट नंबर को, यानी 180 को किससे, 144 से। ठीक, नोट दी रिमाइंडर। अब इसको डिवाइड करेंगे तो इसके बाद रिमाइंडर कितना, 144 वन टाइम में जाएगा, तो यह आ जाएगा 6, ये आपका 7 में से 4 हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 36, ये आ गया रिमाइंडर। तो यहाँ पे r क्या है, 36 आ गया। अब नाउ कह रहा है डिवाइड दी डिवाइजर बाय द रिमाइंडर। अब जो ये रिमाइंडर आया है उसको क्या करना है, डिवाइजर। ये क्या है, डिवाइजर है, और ये क्या है, रिमाइंडर है, यानी r है। इसको हमको क्या करना है, डिवाइड करना है अगेन 144 को। अब ये कितने टाइम में जाएगा, 4 टाइम में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 144 हो जाएगा, और रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है रिपीट द प्रोसेस अंटिल द रिमाइंडर बिकम 0, और इसी प्रोसेस को रिपीट करना है जब तक रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 ना आ जाए। लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर और लास्ट डिवाइजर इज HCF, और ये जो क्या होगा, यही क्या होगा, इन दोनों नंबर का HCF होगा। तो ये जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है वो क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है HCF फाइंड करने के लिए। यहां पे देख लीजिए, मान लीजिए कि स्टेप 1 क्या है, 36 को 24 से डिवाइड किया गया, तो क्वोशिएंट कितना है, 1 आया, रिमाइंडर 12 आया, ये स्टेप 1 हो गया। अब उसी के पास क्या हुआ, अब क्वोशिएंट कितना था, 1 था। अब डिवाइजर कितना आया, डिवाइजर ये 24 बन गया। अब ये क्या हो जाएगा, यहां पे डिविडेंड बन जाएगा। हम 24 को अब कितना से डिवाइड करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा, क्वोशिएंट 2 आ जाएगा, और रिमाइंडर 0 आ गया। तो जब तक रिमाइंडर 0 आ गया, उसी केस में क्या होगा, सिंस द रिमाइंडर इज 0, अब क्या हुआ, रिमाइंडर 0 आ गया, और लास्ट डिवाइजर क्या है, 12 है, लास्ट डिवाइजर क्या है, 12 है। तो 36 और 24 का HCF क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो चलिए इसको हम डिवीजन मेथड से भी समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें किसका HCF निकालना है, HCF निकालना है 36 का और 24 का। तो हमने क्या किया, ग्रेटर नंबर कौन सा है, 36, स्मॉलेस्ट नंबर 24, इसको डिवाइड करना है। तो 24 1 जा 24 आ जाएगा। ठीक है, ये 2 आ गया, यहां से 1 आ गया,
अब क्या करना है, फिर इसको 24 को, ये जो है ये क्या है, डिवाइजर है, फिर डिवाइजर को कर लाना है, ये हो जाएगा 2 टाइम में जाएगा 24। अब क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 0। अब रिमाइंडर 0 आ गया तो ये जो होगा डिवाइजर, ये क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। और इसी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को हम कहते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, जिसका इस्तेमाल किया जाता है एचसीएफ निकालने के लिए। और हमने पढ़ा था a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसको कैसे अप्लाई करेंगे, a, तो a क्या है, इसको हम वेरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। a क्या है, यहां पे देखिए a है आपका 36, 36 इक्वल टू b कितना है 24 इंटू Q1 प्लस R 12। अब इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे, 24 इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 इंटू 2 प्लस R 0, और ये जो है ये क्या आएगा आपका HCF आ गया। तो ये क्या है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम और यूक्लिड डिवीजन लेमा को हमने समझ लिया। आई होप आपको ये समझ में आ गया कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या है। कोई भी नंबर a है जिसको हम b से डिवाइड कर रहे हैं, ये a नंबर है जिसको हमने b से डिवाइड किया, a क्या है, डिविडेंट है, b जो है डिवाइजर है, q जो है कोसेंट है, r जो है रिमाइंडर है। तो क्या मिलता है, q मिलता है कोसेंट और रिमाइंडर मिलता है r। और रिमाइंडर जो होता है r जो होता है हमेशा b से छोटा होता है, और ये a इक्वल टू होता है b इंटू क्यू प्लस आर, और इसका इस्तेमाल हम एचसीएफ निकालने में करते हैं। अब देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स क्या कहता है, इसको हम समझ लेते हैं। देखिए एवरी कंपोजिट नंबर, तो यहां पे सबसे पहले हमें कंपोजिट नंबर समझना होगा, कंपोजिट नंबर समझना होगा क्या होता है। चलिए हम कंपोजिट नंबर को देख लेते हैं, उसके बाद हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स समझेंगे तो हमें अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जैसे हम कंपोजिट नंबर देख लेते हैं क्या होता है। अ नेचुरल नंबर, ये क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होता है, काउंटिंग नंबर को हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे कि हो गया 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इंफिनिटी तक। और नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होता है और इंफिनिटी तक जाता है, और ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कोई भी नेचुरल नंबर जो कि 1 से बड़ा हो हैज मोर देन 2 पॉजिटिव फैक्टर्स, और उसके कितने, 2 से ज्यादा, यानी 2 से ज्यादा होनी चाहिए पॉजिटिव फैक्टर, एटलीस्ट 3 होनी चाहिए, एटलीस्ट 3 पॉजिटिव फैक्टर होनी चाहिए, और उस नंबर को हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब यहां पे एक टर्म आया फैक्टर्स, ये क्या होता है, फैक्टर्स क्या होता है, चलिए हम फैक्टर्स को समझते हैं, तब हमें कंपोजिट नंबर समझ में आएगा। अब देखते हैं फैक्टर्स क्या होती हैं। फैक्टर्स क्या होती हैं, मान लीजिए एक नंबर है, जैसे हमने 12 ले लिया, 12 का फैक्टर जब निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। देखिए कोई भी नंबर n है, इसका फैक्टर क्या होता है ये समझिए। इसका फैक्टर एक 1 होता है और ये एक नंबर खुद होता है, पहली बात ये समझ लीजिए, ये समझ लिया। यानी एक नंबर जैसे 12 है तो इसका फैक्टर क्या होगा, बिना सोचे समझे लिखिए, 1 होगा और क्या होगा, 12 होगा। सबसे पहले ये समझिए, ये लिखिए। मान लीजिए कोई नंबर आपसे कहा दिया 8 3 6 9 5 8, तो आपको फैक्टर बताना है। तो 2 फैक्टर तो आपको पता है पहले से, क्या होगा, एक 1 होगा और एक नंबर ये खुद होगा, 8 3 6 9 5 8, ये फैक्टर हो गया। अब हम समझते हैं कि इनके अलावा आप चेक करेंगे, इनके अलावा 1 और 12 के अलावा क्या और फैक्टर इसका हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, 12 को
अब 1 से लेके 12 तक नंबर के बीच में सारा नंबर से हम डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। 1 हो गया। अब हम 2 से देखेंगे कि ये डिवाइड नंबर हो रहा है कि नहीं। 2 से ये नंबर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 2 भी क्या है, इस नंबर का फैक्टर है। 2 भी फैक्टर है। अब देखेंगे कि 3 से हो रहा है कि नहीं। 12 को 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 3 भी फैक्टर है। अब हम देखेंगे 4 से हो रहा है कि नहीं। 12 को 4 से ये भी डिवाइड कर रहा है, तो 4 भी फैक्टर है। अब देखेंगे 5 से हो रहा है कि नहीं। 12 को हम 5 से डिवाइड करते हैं, तो 5 1 जा 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, रिमाइंडर आ गया। तो रिमाइंडर नहीं आना चाहिए, रिमाइंडर आ गया तो 5 जो है वो फैक्टर नहीं है किसका, 12 का। तो 5 फैक्टर नहीं है। तो हमने देखा 5 नहीं है। उसके बाद 6 देखेंगे, 6 करता है कि नहीं। 6 12 को डिवाइड हाँ कर रहा है, तो ये 6 भी क्या है, फैक्टर है। 6 भी फैक्टर है। 7 नहीं करेगा। 8 देख लेते हैं, 8 करता है कि नहीं। 8 भी नहीं करेगा, रिमाइंडर आ जा रहा है। 8 भी नहीं है। 9 भी नहीं है। 10 भी नहीं है। 11 भी नहीं है। तो इस 12 नंबर का कितने फैक्टर हुए, 12 नंबर का एक तो 1 हो गया और एक 12 हो गया, ये तो हमें पता है। अब देखते हैं कौन कौन से हो गए। 3 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। तो इस नंबर के टोटल कितने फैक्टर हो गए, 1 1 2 3 4 5 6। और कंपोजिट नंबर का डिफिनेशन क्या कह रहा है कि एक ऐसा नेचुरल नंबर, ये कौन सा नंबर है, ये जो है नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर है 12, एक ऐसा नेचुरल नंबर जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो। यानी 2 से ज्यादा कितना भी फैक्टर हो, यानी 2 नहीं होनी चाहिए या 2 से कम नहीं होनी चाहिए, लगभग 3 फैक्टर होनी चाहिए। और 12 के केस में कितना फैक्टर है, 1 2 3 4 5 6 फैक्टर है। तो ये कैसा नंबर हुआ, ये हो गया कंपोजिट नंबर। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि हम कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं। तो आई होप यहां पे देखिए, कंपोजिट नंबर आर नॉट प्राइम, ये प्राइम नंबर नहीं होते हैं। प्राइम नंबर देखते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, वे नंबर जिसका सिर्फ 2 फैक्टर होता है या एक 1 और वो नंबर खुद, ये प्राइम नंबर होता है। प्राइम नंबर को और डिटेल में समझेंगे। दे कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ 2 नेचुरल नंबर, और इसको हम प्रोडक्ट ऑफ 2 नेचुरल नंबर के बेसिस पे लिख सकते हैं, एक और उनके अलावा। यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक और उनके अलावा हम नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 into 3। अब इसका 6 में देखें तो इसका कितना फैक्टर हुआ, एक तो हुआ 1, एक हो गया 6, और एक हो गया आपका 2, एक हो गया 3। तो इसका 1 2 3 4 फैक्टर है। तो ये कैसा है, कंपोजिट नंबर है। इसमें 3 फैक्टर है, तो एटलीस्ट हमने बोला 3 फैक्टर होनी चाहिए। कंपोजिट नंबर होने के लिए एटलीस्ट 3 फैक्टर होनी चाहिए। तो 4 के केस में ये 3 फैक्टर सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए ये जो 4 है वो कंपोजिट नंबर है। उसी तरीके से 6 के केस में कितने फैक्टर हैं, 1 2 3 4 फैक्टर है, तो ये भी एक कंपोजिट नंबर है। 8 के केस में आप फैक्टर निकालिए, एक हो गया 2 4, और एक तो होगा आपका 1 और एक 8 खुद हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4। यहां पर भी 4 फैक्टर है, ये भी कैसा नंबर हुआ, ये भी कंपोजिट नंबर हुआ। 9 भी कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। एवरी कंपोजिट नंबर हैज इट 3 पॉजिटिव फैक्टर, और हर एक कंपोजिट नंबर का 3 पॉजिटिव फैक्टर होनी चाहिए। 3 पॉजिटिव फैक्टर होनी चाहिए। उस नंबर को हम क्या कहते हैं,
कंपोजिट नंबर कहते हैं। देखिए 1 जो होता है ना तो प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है। जैसे कि 2, 3, 5, 7 ये जो है ये प्राइम नंबर हैं। कंपोजिट नंबर है मोर देन 2 फैक्टर, और कंपोजिट नंबर का 2 से ज्यादा फैक्टर होता है, मोर देन 2 से ज्यादा फैक्टर होता है। और इसको हम स्मॉलर नेचुरल नंबर में इसको हम तोड़ सकते हैं। अब देखते हैं प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर मैंने बताया कि एक जो नंबर है, जैसे n एक नंबर है। अब ये कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है। तो इसका सिर्फ 2 ही फैक्टर होगा, 2 ही फैक्टर होगा। कौन कौन? एक तो 1 होगा और ये एक नंबर खुद होगा। जैसे कि मान लीजिए 3 जो है वो एक प्राइम नंबर है, इसका फैक्टर 1 होगा और 3 होगा, इसके अलावा कुछ फैक्टर नहीं होगा। ठीक है। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 1 जो है ना तो कंपोजिट नंबर है ना ही प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 2 से, 3 से, 4 से। 4 नहीं होता है प्राइम नंबर। 2, 3, उसके बाद 5 होता है, उसके बाद 7 होता है। तो यहां से प्राइम नंबर स्टार्ट होता है। अब प्राइम नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर। प्राइम नंबर का सिर्फ 2 ही फैक्टर होता है, 1 और खुद। एवरी प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 इज एन ऑड नंबर। हर एक जो प्राइम नंबर होती हैं सिर्फ 2 को छोड़कर, 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि स्मॉलेस्ट भी है, स्मॉलेस्ट भी है और इवन भी है, इवन भी है। और 2 जो है वो कैसा है? एक स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है और इवन प्राइम नंबर है। देखिए यहाँ पे प्राइम नंबर दी गई है 1 से लेके 50 के बीच में। यहाँ पे देखिए 2 जो है इवन नंबर भी है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। उसके बाद जितने भी प्राइम नंबर है वो कैसे हैं? ऑड हैं, ऑड है। जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, 29 हो गया, 31 हो गया, 37 हो गया, 41 हो गया, 43 हो गया, 47 हो गया। तो 1 से लेके 50 के बीच में लगभग आपको 15 प्राइम नंबर होते हैं, और 1 से लेके 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर होते हैं। तो आपको सिर्फ 1 से 50 याद कर लोगे, सिर्फ इतना ही आपको जरूरत पड़ेगी प्राइम नंबर का। ठीक है, इतना ही कर लोगे तो काफी है। देखिए चेक दी फैक्टर। सबसे पहले हम फैक्टर देखना है कि अगर फैक्टर 1 है, 2 है तो वो प्राइम नंबर है। लेकिन फैक्टर 1 से ज्यादा है, जैसे 1 है, 3 है, 9 है, तो वो प्राइम नंबर नहीं है। और जैसे कि फैक्टर 1 11 है, 2 ही फैक्टर है, तो ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर के पास 2 ही फैक्टर होती हैं, जैसे कि आप 2, 3, 5, 7, 11, 13। और जिस नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर होती हैं उसको हम प्राइम नंबर नहीं कहते हैं, उसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे कि 4, 6, 8, 9, 10, 12 डॉट डॉट डॉट। 1 जो होता है ना तो प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है, और प्राइम नंबर के पास सिर्फ 2 ही फैक्टर होता है। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई नहीं होते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। तो आई होप आपको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर समझ में आ गया होगा। ये जो है प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर समझना इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को समझने के लिए। अब आ जाते हैं हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स पे। तो कह रहा है एवरी कंपोजिट नंबर, हर एक कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज प्राइम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। जैसे 12 एक कंपोजिट नंबर है, तो इसको हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में हम क्या कर सकते हैं? इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि 2 एक प्राइम नंबर है, फिर 2 एक प्राइम नंबर है, फिर 3। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3, क्या 2 के पावर 2 इंटू 3। इसी तरीके से ये कैसा नंबर है? ये दोनों जो नंबर है 2 और 3 कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है। दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और ये जो फैक्टराइजेशन होती है यूनिक होती है।
और बहुत इंपॉर्टेंट है नंबर को समझने के लिए, तो इसीलिए मैंने आपको कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर समझाया। अगर आपको कंपोजिट नंबर नहीं पता है, प्राइम नंबर नहीं पता है, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। प्राइम नंबर हैव एग्जैक्टली टू फैक्टर। हमने देखा प्राइम नंबर का कितना फैक्टर होता है, दो फैक्टर होता है, वन और इटसेल्फ। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि 1 से लेके 50 तक आप प्राइम नंबर याद कर लीजिए। यहाँ पे देखिए 1 से लेके 50 तक प्राइम नंबर दी गई हैं, तो आप इसको याद कर लीजिए कि ये जो है ये प्राइम नंबर है, और इनका जो फैक्टर होता है वो सिर्फ दो ही फैक्टर होता है, एक एक सिर्फ 1 और ये नंबर खुद। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नंबर प्रॉपर्टी, और ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बहुत इंपॉर्टेंट है नंबर के प्रॉपर्टी के लिए, और बहुत सारे इसके एप्लीकेशन भी हैं। अब देखते हैं एप्लीकेशन क्या है इसके फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स के। तो इसको हम इस्तेमाल करते हैं इरेशनैलिटी प्रूव करने के लिए, जैसे कि √2, √3, √5 ये क्या है, इरेशनल है कि नहीं, इसको प्रूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और हम डेसिमल एक्सपेंशन को एक्सप्लोर करने के लिए, यानी p/q के फॉर्म में Q0 = 0 डेसिमल एक्सपेंशन को एक्सप्लोर करने के लिए हम यूज करते हैं। इफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, मान लीजिए यहाँ पे p एंड q एक नंबर है, और q का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो इसका मतलब 2 और 5 के फैक्टर में ही आए, तो वो कैसे होती हैं, वो होती हैं डेसिमल टर्मिनेटिंग होती हैं। अगर q का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 5 के अलावा कुछ और आ जाए, मान लीजिए 3 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए, 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए, तो वो कैसा डेसिमल एक्सपेंशन होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होता है। तो आई होप आपको इसका एप्लीकेशन समझ में आया। पहला एप्लीकेशन है इरेशनलिटी फाइंड करने के लिए, और दूसरा हमें डेसिमल एक्सपेंशन समझने में मदद करता है। कौन? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स को, मोर डिटेल में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।